अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग एक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अकिंसी बैरकदर अकिंसी ड्रोन्स के रिलेटेड है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अकिंसी ड्रोन्स हैं उनको एक एईसा रेडार के साथ इक्विप किया जाएगा, जो कि तुर्किश मुराद उनका जो नेशनल एईसा रेडार है वो होगा। अब एईसा रेडार का हम सबको पता है कि ये एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार होता है, काफ़ी पावरफुल रेडार होता है, काफ़ी लॉन्ग रेंज पर टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जैमिंग रेजिस्टेंट रेडार होता है। मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए इजीली जैम नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि जैम नहीं किया जा सकता, लेकिन जैम करने में बहुत मुश्किल आती है और काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। और किंची जो है वो एक हेल कैटेगरी का ड्रोन है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। इसके अंदर एंड्योरेंस भी ज़्यादा है बिकॉज इंजन्स दो हैं और काफ़ी हाई पावर इंजन्स हैं। तो इसी वजह से जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को या एवियोनिक्स को, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी हो जाती है। तो इसी वजह से इसके ऊपर जो एक एईसा रेडार है वो काफ़ी कंफर्टेबली फंक्शन कर सकता है। अब ड्रोन्स पर एईसा रेडार का क्या काम? तो हिंसी जो है वो पहला ड्रोन होगा पूरी दुनिया में जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स और स्पेशली बीवीआर एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सकेगा, जिसमें तुर्किश बोजदोगान गोक्तग आती है। गोक्तग उनकी बीवीआर मिसाइल है और बोजदोगान जो है वो उनकी विद इन विजुअल रेंज की हाई ऑफ बोर साइड की मिसाइल है। तो बीवीआर मिसाइल्स का और एक लॉन्ग रेंज एईसा रेडार का किसी ड्रोन पर होना, इसकी जो पॉसिबिलिटीज और एप्लीकेशंस हैं वो लिमिटलेस हैं। मतलब कि आप इसको फुल फ्लेज फाइटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और उस फाइटर में आपको फ़ायदा क्या होगा कि उसकी जो एंड्योरेंस है वो एक नॉर्मल फाइटर से, जो कि एक पायलट चलाता है, उससे कहीं ज़्यादा होगी। नॉर्मल एयरक्राफ्ट की जो एंड्योरेंस होती है वो 3 से 4 घंटे मैक्सिमम की होती है, लेकिन ये जो ड्रोन है वो इन सारी कैपेबिलिटीज़ के साथ 24 से 26 घंटे हवा में रहकर ऑपरेशंस को सर अंजाम दे सकता है, किसी भी एरिया की हिफाजत कर सकता है, किसी भी एरिया पर आईएसआर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, जो कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कहलाती हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान तो अपने केस में, हमारे जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज में, हमारे स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल सिनेरियोज में हम इसको काफ़ी अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो चले एजेंसी के जो फीचर्स हैं वो हैं ही हैं, लेकिन एक इसका जो एक और प्रोमिनेंट काफ़ी ज़्यादा फीचर है वो इसकी वेपनरी है। इसके अंदर वास्ट वेपनरी आती है, जिसके अंदर तुर्किश प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर सुपरसोनिक वेपन्स हैं, एंटी रेडिएशन वेपन्स हैं, स्मार्ट म्यूनिशंस हैं। इस तरह की लातादाद जो है वो म्यूनिशंस इसके साथ इंटीग्रेट की जा चुकी हैं। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही पाकिस्तान ने इस ड्रोन को बाई किया था, हमने अपनी भी जो म्यूनिशंस हैं जो कि हम डोमेस्टिकली अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह के अलबतार सीरीज़ की जीबीयू किट्स हो गई, उसके बाद तकबीर सीरीज़ के ग्लाइड बॉम्ब्स हो गए, ये सब जो हैं वो इस टाइम पर अकिंसी ड्रोन के साथ इंटीग्रेटेड हैं और अकिंसी ड्रोन इनको कैरी कर सकता है और स्ट्राइक कर सकता है। देखिए, जिस तरह इस 20 साल में टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, हम इसको ये देखकर कह सकते हैं कि आने वाला जो दौर है वो अनमैन्ड सिस्टम का है। चाहे आप फैक्ट्रियों में देख लें किस तरह ह्यूमन वर्कर्स को रोबोट्स ने रिप्लेस किया है, तो इसी तरह एविएशन फील्ड के अंदर भी आने वाले दौर में ड्रोन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। और अब तो जो ड्रोन है एक, वो हर मिलिट्री की एक एसेंशियल एसेट के तौर पर बन चुका है। लेकिन इसमें कई जो मिलिट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो इस लेवल को एक और स्टेप ऊपर लेके जाना चाह रही हैं, जिसके अंदर ड्रोन्स का जो यूजेज है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। जैसा कि अकिंसी इसकी एक प्राइम मिसाल है, जिसके अंदर हमारे पास ईसा रेडार है, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, बीबीआर एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जिनके साथ हम एक फुल फ्लैज फाइटर की कैपेबिलिटी को अचीव कर चुके हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम। इसके अंदर अब क्या आता है? इसके अंदर ऐसा होता है कि एक मदरशिप होती है जिसको एक मैन्ड एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जो कि एक मैन्ड एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर पायलट्स ऑब्वियसली ह्यूमन बैठे होते हैं। उनके साथ उसके एक छोटे कंपोनेंट्स होते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स, अनमैन्ड यूएवीज, यूकैव्स, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये एक पार्ट का, एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं जिसके अंदर 2 होते हैं, 4 होते हैं, अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं और एक उनकी मदरशिप जो कि एक ह्यूमन ऑपरेटेड होती है, वो होती है। ये किसी ऑपरेशन के अंदर पार्ट लेते हैं एज अ ग्रुप। जो अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं वो आगे चले जाते हैं टू अटैक, टू रिकॉन, टू इंटेरोगेट, और जो मदरशिप है वो एक सेफ डिस्टेंस रख के पीछे रखती है और उधर से इनको कंट्रोल करती है।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक फ्यूचर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर फ्यूचर की जो टैक्टिक्स हैं और जो फ्यूचर के सिस्टम्स हैं वो बिल्ड होंगे, और पाकिस्तान एयरफोर्स भी इसी बात की तरफ जा रही है। और एजेंसी को पाकिस्तान के जो एक डिजिटल बैटलफील्ड कमांड है उसके साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है, जिसके अंदर ये अपने रेडार की पिक्चर्स, अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपने सेंसर्स की इमेजेस को नीचे ग्राउंड कमांड पे, और साथ में जितने एयरक्राफ्ट इसके साथ एयर में है, जितने एयरक्राफ्ट इसके साथ कनेक्टेड हैं, उनको शेयर कर सकता है विदाउट पुटिंग अ ह्यूमन ऑपरेटर अंडर एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क। तो ये काफ़ी मतलब कि एक फैसिनेटिंग चीज़ है। एक तो दुनिया इस फील्ड में ऐसे तरक्की कर रही है, और एक चीज़ खुशी भी होती है कि पाकिस्तान इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है, despite having a budget that is almost negligible to what our enemies and what our competitors are using। तो इंशाल्लाह आगे भी इस चीज़ पर ऐसे ही काम होता रहेगा। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।